हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले आपको कंडक्टेंस पता होना चाहिए। कंडक्टेंस क्या होता है? इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसमें से क्या हो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को क्या है या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या रहे, ईजी रहे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने पहले बेसिक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक से क्या समझते हो? इट मीन्स मेटल्स, लाइक जैसे आपके पास यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास? गोल्ड है। ठीक है, दीज आर द मेटल्स। तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। क्यों, क्या रीज़न है कि ये सॉलिड में या फिर मोल्टन स्टेट में क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मेटल्स हैं दे कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका जो रीज़न होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं ईजिली, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इट मीन्स वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये अभी तक आप पढ़ के आए हो। यहाँ पर क्या था आपके पास? इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। ठीक है, ये क्या था आपके पास? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ था? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और उसमें डिप कर रखे थे इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और उसको किससे कनेक्ट कर रखा था? बैटरी की हेल्प से। ठीक है, तो अब क्या होता था, जैसे ही आप क्या है बैटरी को ऑन करते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होते थे, सपोज मैंने NaCl ले लिया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है वो क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी, ये क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, आपने यहाँ से क्या पास करा? इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ब्रेक हो गए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया आपके पास? जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। ठीक है, तो यही रीज़न है आपके पास जो मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आयंस क्या हुए? ब्रेक हुए। ब्रेक होने को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर क्या होता था? डीकम्पोजिशन होता था सब्सटेंस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं बोलती हूँ सपोज कॉपर है, ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ आपके पास सिल्वर है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कोई लूज करेगा, तो यहाँ से ये डिकम्पोज तो नहीं हुआ, मतलब सिल्वर ब्रेक तो नहीं हुआ, सिल्वर तो वैसे ही है, सिर्फ आयन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का टेक प्लेस नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? तो डैट इज़ अ बेसिक फिनोमिना अबाउट द मेटालिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, अब बेसिकली हमने जो पढ़ना है यहाँ पर क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? अगर फैक्टर्स पता होंगे आपको, तभी आप आगे क्या है उस फिनोमिना को समझ पाओगे। क्लियर? करें आगे, नेक्स्ट नोट डाउन कर लिए। चलो नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का दो टाइप का होता है जनरली, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जैसे जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो कंप्लीटली आयोनाइज, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात मैं करूँ, आपके पास H2SO4 है, ठीक है, HCl है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एग्जांपल दैट इज CH3COH। ठीक है, इसमें भी आगे पार्ट चले जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लिया, दैट इज अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज या डिसोसिएट एक ही बात है। ठीक है, अब बात मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन के अंदर आयंस क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? एक मैं केस कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग का, और दूसरा मैं कह रही हूँ वीक का। एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है कि इसमें क्या हो रहा है आपके पास? कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं आयंस, और एक ऐसा है कि जिसमें क्या हो रहे हैं? इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं। तो इन दोनों में से, ये सपोज मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, किसमें आयंस ज़्यादा होंगे? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? ये मैं बोल रही हूँ कंप्लीटली आयोनाइजेबल है और ये क्या है,
इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल है। तो आयंस किस में ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, कम्प्लीटली वाले में कि इनकम्प्लीटली वाले में? कम्प्लीटली वाले में। तो इसमें आयंस ज़्यादा बनेंगे, इसमें आयंस कम बनेंगे। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है जिसमें आयंस क्या है, ज़्यादा बनते हैं, उसमें क्या हो जाती है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उनका फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा, और फ्लो ज़्यादा होगा तो इट मीन्स उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस का मतलब ही क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब ये देखो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, वीक में क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट हो रहा था। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आयंस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं। तो मतलब वो डिपेंड किसके ऊपर करेंगे कि कितना ज़्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रही थी, इट मीन्स वहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन में आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वो कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सा फिनोमिना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट सेकेंड, साइज ऑफ आयन एंड द सॉल्वेशन। बहुत अच्छा फैक्टर है साइज ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयन मतलब कम है या ज़्यादा है, उसकी वजह से कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ आयन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इंट्रैक्शन ऑफ आयन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब पहले हम देखेंगे साइज ऑफ आयन के ऊपर बात, ठीक है। तो यहाँ से एक फिनोमिना मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना ज़्यादा साइज होगा आयन का उतनी कम क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। अब उसका रीज़न समझो, ऐसा क्यों। अब देखो, सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कटायन भी पड़े हैं और एनायन भी पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो आयंस का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऐसा ले लिया जिसमें साइज़ क्या है आयंस का, कम है, और एक में क्या ले लिया, ज़्यादा। तो फ्लो कौन सा जल्दी करेगा, बड़े वाला जल्दी भागेगा कि छोटे वाला जल्दी भागेगा? ऑब्वियस ही बात है, छोटे वाला। बड़े वाले तो आपस में क्या है, टकराते ही रह जाएंगे। जितना बड़ा साइज होगा वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, मतलब रुकावट क्रिएट करेंगे, वो क्या इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। जब उनकी मोबिलिटी कम होगी, मतलब मूवमेंट कम होगी आयंस की फ्लो करने की, तो उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है। इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और फ्रेंशियम पे ख़त्म होता है, ठीक है। हे लीची ना खा रब कोसेगा फिर, कुछ हमने इस तरीके से ये सीरीज़ पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, लिथियम, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सीजियम। साइज़ किसका बड़ा है, लिथियम का कि सीजियम का? ऊपर से नीचे आते हुए साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट कौन सी होती है, जो कि गर्म के बाद हमें मिलती है। कंडक्टिविटी ऑफ लिथियम सोल्ट आर ग्रेटर देन द सीजियम सोल्ट, सिंस द साइज ऑफ लिथियम इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ सीजियम आयन, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, कंडक्टिविटी लिथियम की ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि जो लिथियम का साइज़ है वो क्या है, कम है। किसके कंपैरेटिवली, सीजियम के कंपैरेटिवली। इसलिए लिथियम का अगर साइज़ कम है तो वो क्या करेगा, फास्टली मूव करेगा, और अगर सीजियम का साइज़ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा। इसलिए कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, लिथियम का, एज कंपैरेटिवली टू सीजियम। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे। नेक्स्ट, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का भी मतलब क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट। आयंस विद द सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास ये आयंस है, ठीक है। अब इसका इंट्रैक्शन किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अब मैं कहती हूँ कि सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, और सपोज मैं कहती हूँ कि कोई आयन है, आयन सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, सपोज Na पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव है। इसका इंट्रैक्शन किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट मैंने सपोज मान लिया क्या है, वाटर है। तो इसका इंट्रैक्शन कैसे होगा कि यहाँ पर ये आयन पड़ा हुआ है, तो उसके चारों तरफ मतलब सारा क्या होगा, जनरली सॉल्वेंट होगा, तभी इंट्रैक्शन होगा ना। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये इंटरफेयर कर रहा है वाटर इसके साथ। और यहाँ पर अगर क्लोरीन पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ भी क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात। अब मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा आयन का, अगर मैं कहती हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर A से ले लेती हूँ, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर कोई आयन है A+ और यहाँ पर क्या है, कोई अनायन है B-, ठीक है। अब वो क्या बात कह रहा है कि जितना ज़्यादा साइज़ आयन का उतना कंडक्टेंस कम, ठीक है। लेकिन सॉल्वेशन के केस में क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अब अगर ये आयन इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है
तो क्या ये इसको बाहर निकलने देगा मूवमेंट के लिए? भाई अगर इसका इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा है तो क्या ये बाहर निकल जाएगा मूवमेंट के लिए? नहीं, जितना ज़्यादा इसका इंटरेक्शन होगा उतनी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात? मतलब क्या है, उसने इसको क्या कर रखा है? इंटरेक्ट करके रखा हुआ है, वो उसको फ्री होने ही नहीं दे रहा है। तो फ्री होने नहीं देगा तो ये क्या है? मूवमेंट कर नहीं पाएगा, नेचुरल सी बात है। उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? आयन की। तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो दो फैक्टर्स हैं आपके पास, फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड साइज ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन। क्लियर? नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट फैक्टर पे चले। चलो नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। ठीक है, कि ये कंडक्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले आप देखो कि सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होता है? आयनिक होता है। सीधी सी बात है, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जब जो आयनिक सॉल्वेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट कैसे? जैसे वाटर। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट में ये आयंस हैं वो क्या है? जितने ज़्यादा सॉल्युबल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उतना डिसोसिएशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करते हैं? जनरली कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं। आपको पता है ना, यहाँ से सीधा से एग्जाम्पल है, NaCl है, कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हमने क्या कहा था? NaCl को किस में डिसॉल्व कर दो? वाटर के अंदर। ये ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो मतलब हमने किसके अंदर डिसॉल्व कराई? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करा तो आयंस में उतनी जल्दी ब्रेक हो गया। जितनी जल्दी ब्रेक हो गया तो मतलब क्या हो गया? डिसोसिएशन उतना ही फास्ट हुआ। डिसोसिएशन फास्ट हुआ, आयंस ज़्यादा बने तो कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है। क्लियर है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट। सेकेंड, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, गाढ़ापन। विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ापन। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक हाथ पे आपने हनी लिया हुआ, एक हाथ पे आपने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। कौन सा जल्दी फ्लो हो जाएगा? हनी की वाटर? वाटर फ्लो हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है। किसकी? वाटर की। हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि गाढ़ापन ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है? वाटर फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, सॉरी विस्कोसिटी क्या है? कम है। तो कम क्यों है? क्योंकि उस वाटर के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। और हनी के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या है? धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो इट मीन्स विस्कोसिटी क्या है? अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विस्कोसिटी जैसे मैं हनी की बात कर रही हूँ, हनी को आपने हाथ पे रखा, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग है, आयंस क्या होंगे? प्रोड्यूस कम प्रोड्यूस होंगे। आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? वेयर एज इन केस ऑफ वाटर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? वीक हो गई। आयंस प्रोड्यूस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए कंपैरेटिवली टू हनी। हाँ, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द लेस मोबिलिटी। ठीक है, लेस मोबिलिटी मतलब ड्यू टू द लेस मूवमेंट ऑफ आयंस। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर देखिए, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। आप टेम्परेचर मतलब क्या है? मतलब आप उसको क्या पास कर रहे हो? हीट पास कर रहे हो। टेम्परेचर का मतलब क्या है? हीट पास करना। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप हीट पास करोगे या जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर पास करोगे, ये क्या है? उतनी ही फास्टली क्या होगा? आयंस में ब्रेक होगा। तो जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन हो रहा है उतना ही कंडक्टेंस फास्ट हो रहा है। अगर डिसोसिएशन एक्सटेंट कम हो रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? क्लियर है? करो नोट डाउन। एक फैक्टर लास्ट रहता है। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज आपके पास ये कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है? आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या है? मतलब आयंस ज़्यादा बन रहे हैं। सपोज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़े हुए हैं? इस तरीके से आयंस पड़े हुए हैं। किसी की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, किसी की कम है। तो अगर कंसेंट्रेशन ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव वाला यहीं पर नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और नेगेटिव वाला
पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इंटर आयनिक की इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, दो आयंस के बीच की इंट्रैक्शन। तो अगर ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इंटर आयनिक इंट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अरे बस समझ। तो डैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जनरली कोलार्स लॉ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, कि कैसे होती है। क्लियर है, कर लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।